हाय एवरीबॉडी, आई एम अश्विनी वशिष्ठ और आज मैं बात करने वाला हूँ कि गुड़गांव के अंदर रियल एस्टेट के प्राइस कम क्यों नहीं हो रहे हैं। हर किसी तरफ एक ही बात हो रही है। गुड़गांव नहीं, मैं ऑल ओवर इंडिया की बात करूंगा, लेकिन हम सेंटर में रखेंगे गुड़गांव। और जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो सबसे ज़्यादा ब्लेम आता है वो आता है ब्लैक मनी पर, कि ब्लैक मनी यहाँ पर इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट की जाती है कि जो मार्केट का प्राइस है वो कम होता ही नहीं। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन इससे अलग कुछ पॉइंट्स और हैं जो इतने ही इम्पोर्टेंट हैं और इसका रेट कैसे कम हो सकता है, मैं उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और कंक्लूजन पार्ट में हम बात करेंगे कि हमें प्रॉपर्टी कैसे खरीदनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट जो है, जो प्रॉपर्टी के रेट बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं, उनमें जो ऑलरेडी डेवलप्ड एरियाज हैं, सिटीज़ हैं, उनका रोल, दूसरे जो उनके एडजॉइन करते हुए सिटी हैं उनके रेट बढ़ाने में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो जैसे कि हम मुंबई का एग्जांपल लें तो वहाँ के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने पुणे और नवी मुंबई के रेट बढ़ाने में बहुत बड़ा रोल अदा किया। वहीं यदि मैं दिल्ली की बात करूं तो यहाँ पर गुड़गांव का रेट बढ़ाने में दिल्ली का बहुत बड़ा हाथ है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट टाइम फ्लैट या प्रॉपर्टी खरीदना माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने जैसा है, लेकिन सेकंड टाइम इट इज जस्ट लाइक शेयर ए कप ऑफ टी विद योर फ्रेंड्स। और ये होता है एक पहले वाली जनरेशन का सही डिसीजन लिया हुआ नेक्स्ट जनरेशन के लिए बहुत बड़े फायदेमंद होता है। कैसे? जैसे दिल्ली में कुछ ऐसी लोकेशंस थी जहाँ पे फर्स्ट जनरेशन ने घर खरीदे और उन्होंने खरीदे अंडर डेवलपिंग स्टेज पर। सो वहाँ पर रेट बहुत कम थे और उन्होंने एक अच्छी प्रॉपर्टी खरीद ली। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली डेवलप हुआ उस प्रॉपर्टी का रेट इतना ज़्यादा चला गया कि उसके रेट में गुड़गांव में सेम वैसी प्रॉपर्टी या कहूँ कि उससे भी अच्छी लोकेशन और उससे भी ज़्यादा अच्छी प्रॉपर्टी जिसमें एमिनिटीज भी बहुत अच्छी हों, वो कम से कम 2 आ जाएं। कुछ मेरे इन्वेस्टर दोस्त तो मुझे ऐसे देखने को मिले जो पहले 2-2 3-3 प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर हैं। सो उन्होंने एक प्रॉपर्टी सेल की या 2 प्रॉपर्टी सेल की, एक अपने लिए रखी और सीधा निवेश कर दिया गुड़गांव के अंदर, क्योंकि उनको लगता था, और ये सच भी हुआ, कि यहाँ पर यदि हम अंडर डेवलपिंग स्टेज पर गुड़गांव में निवेश करते हैं तो फिर वही हाल जो हमारे पहले वाली पीढ़ी ने किया था, उनका फ़ायदा हमें मिला, ऐसा ही बेनिफिट सीधा हमारी नेक्स्ट पीढ़ी को मिलेगा। और ये हो भी रहा है और हमेशा रियल एस्टेट में होता भी रहा है। और इसके साथ साथ एक फ़ायदा उन इन्वेस्टर को और हुआ, वो क्या? जिन्होंने पहले से प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी उनको ये फ़ायदा हुआ कि जैसे कि हम रेंट मानते हैं, रेंट मिनिमम 30% तो हर कोई पे करता ही अपने इनकम का, यदि मेट्रो सिटी की बात की जाए। और वहाँ पर ऐसे लोगों का क्या हुआ कि उनको 30% सीधा उनकी पॉकेट में गया, या यह कहें कि उनकी सेविंग हुई एक्स्ट्रा। इस वजह से उनकी 2 ही नहीं 3 प्रॉपर्टी भी खरीदने की परचेजिंग पावर हो गई। इस वजह से प्रॉपर्टीज़ के रेट जो दूसरे सिटीज़ हैं उनको भी बहुत बड़ा फ़ायदा मिला, क्योंकि वो जानते थे कि जैसा पहले वालों ने किया वैसा ही हम अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के लिए करें। तो ये बहुत बड़ा कारण रहा जिसके बारे में बहुत कम डिस्कस होता है। अब सेकंड एक और कारण की बात करें जो प्रॉपर्टी के रेट बढ़े, उनमें सबसे बड़ा कारण रहा कि जो अर्बनाइजेशन है इंडिया का, वो जो वर्ल्ड के टॉप कंट्रीज हैं उनके बराबर रहा। लेकिन उन देशों में बड़ी तेजी से नए सिटी हैं वो डेवलप हुए, सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर उनका डेवलप हुआ, रूरल टू अर्बन माइग्रेशन हो रहा था, उसके लिए बहुत सारे सिटीज़ तैयार थे। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं हुआ। पिछले 10-15 साल में हमें ज़रूर देखने को मिल रहा है कि न्यू सिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट इसके ऊपर फोकस्ड है, लेकिन ऐसे सिटी बनने में कम से कम 15 से 20 साल का टाइम तो चाहिए ही होता है। आंकड़ा रियल में डराने वाला है। 2011 सेंसस में 121 करोड़ का 31% इंडिया में अर्बनाइजेशन हो चुका था, लेकिन 2025 में क्या कहा जा रहा है आप जानते हैं? और ये लगभग हो ही चुका है 46%। और जो आज की पॉपुलेशन 150 करोड़ तो लगा कर ही चलो। इसके लिए कम से कम इंडिया में जितने मेट्रो सिटीज़ हैं उनसे डबल या ट्रिपल सिटीज़ और होने चाहिए, तब जाकर कम से कम ये प्राइस हैं प्रॉपर्टी के वो थोड़े स्टेबल हो सकते हैं। इसी वजह से क्या होता है कि इंडियन रियल एस्टेट मार्केट है वो क्रैश होने के बाद भी रेट डाउन जाने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, जबकि यूएस में या किसी दूसरे सिटी में, चाइना में हमने देखा है कि वो बहुत बुरी तरीके से मार्केट कोलैप्स हुई तो रेट भी बहुत डाउन गए। लेकिन इंडिया में ऐसा होने को बहुत कम मिलता है।
10 to 20% भी रेट यदि डाउन चले जाए इंडिया रियल एस्टेट में तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन दूसरी मार्केट में 50% तक हुए हैं। अब ब्लैक मनी पर लगाम लगाने के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती हैं? गवर्नमेंट कर सकती हैं कि भाई जो भी फ्लैट है उसका ओसी मिला, कोई भी सोसाइटी है, कोई भी प्रॉपर्टीज है, उसका ओसी मिलने के बाद एक टाइम ड्यूरेशन रखा जा सकता है कि 6 मंथ। इसके बाद भी यदि आपका फ्लैट वैकेंट है और आप रेंट पर उसे नहीं दे रहे हैं तो आपके ऊपर अलग से टैक्सेस लगेंगे या कुछ पेनल्टीज लगेंगे। तो ये जो ब्लैक मनी है उस पर कंट्रोल बहुत हद तक करेगा। कैसे करेगा मैं बताता हूँ कि जो ब्लैक मनी डाली जाती है उनके लिए रेंट लेना बहुत बड़ी हेडेक होती है, क्योंकि आजकल आप लोग जानते हैं, ये मार्केट में आप निकल कर देखेंगे तो समझ में आएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मैं अपना पैन कार्ड शेयर नहीं कर सकता, इसलिए वो लोग प्रेफर क्या करते हैं, क्योंकि उनका ब्लैक मनी जो है वो ऑलरेडी उनको डबल बेनिफिट दे चुका है। जो उनका ब्लैक मनी था वो 100% वाइट हो चुका है। उसके बाद सबसे बड़ा बेनिफिट तो उनको यही हुआ है। उसके बाद उसने बिल्डर को जो कैश चेक में दिया है वो 60-70% दिया है, 30% का उसको वो फ़ायदा हो गया है जिस पर उसको कोई टैक्स नहीं देना। सेल करना है तो भी उसको इसी तरीके से करना है। जो ब्लैक मनी जो इन्वेस्ट की जाती है उसमें ज़्यादातर जो इन्वेस्टर होता है वो रेंट पर प्रॉपर्टी नहीं देना चाहता, तो इस वजह से वो लोग थोड़े डिमोरलाइज होंगे और ये बेनिफिट मिलेगा सीधा एंड यूजर को, ये बेनिफिट मिलेगा जो रेंट पर रहना चाहते हैं उनको भी। और एक तरीका और अपनाया जा सकता है कि जैसे आपका पैन कार्ड है, हमारे इंडिया में पैन कार्ड से ठीक है इनकम का पता लगा सकते हैं, वो इतना भी स्मार्ट नहीं है कि वो बिजनेसमैन लोग हैं उनका भी इनकम पता लगा सके पूरी तरीके से, जो सच्चाई है। जैसे कि दूसरे देशों में होता है, यूएस में होता है, चाइना ने आजकल इस मामले में बहुत तरक्की की है कि वहाँ के टैक्स पेयर्स हैं बड़े ज़बरदस्त तरीके से बढ़े हैं। ठीक है, इनकम भी उनकी अच्छी बढ़ी है, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ट्रांसपेरेंसी पे भी बहुत अच्छा काम किया है। सो इंडिया भी ये कर सकता है। वैसे इस मुहिम में इंडिया आगे बढ़ रहा है और बड़ी उम्मीद है कि ये चीज़ें हो जाएंगी, लेकिन ऐसा कार्ड बनने के बाद फिर उसके साथ ये किया जा सकता है कि इसकी परचेजिंग पावर यदि इतनी है और यदि कोई इसे डबल ट्रिपल वैल्यू का प्रॉपर्टी खरीदता है तो उस पर कम से कम उसे रीजन देना पड़े कि उसके पास फंड आया कहाँ से, और उसके जो भी लूप होल्स हैं उनको पहले ही बंद किए जाएं। तब जाकर ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टीज के रेट कुछ डाउन आए और एंड यूजर को बहुत बड़ा फायदा हो। बट मैं आपको बता दूं कि ऐसे चांसेस इंडिया के अंदर बहुत कम है। चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गवर्नमेंट का जो बड़े रेवेन्यू जनरेट करने वाले फील्ड हैं उनमें से एक रियल एस्टेट भी है। इसलिए गवर्नमेंट कभी भी डिस्करेज नहीं करेगी इन्वेस्टर को, चाहे वो फंड किसी भी तरीके से आ रहा है। हो सकता है आने वाले 20 साल 25 साल में ऐसा कुछ हो, लेकिन अभी चांसेस फिर भी बहुत कम लग रहे हैं, लेकिन ऐसे होना चाहिए। सो आज का वीडियो ये जो 2 पॉइंट हैं, जो बड़े पॉइंट हैं, ये मेरे बताने का मकसद यही था कि रियल एस्टेट इंडिया का डाउन बहुत कम क्यों जाता है। जो वर्ल्ड मार्केट पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है, लेकिन इंडियन मार्केट पे उसका इफेक्ट बहुत कम होता है। इसके सबसे बड़े रीजन ये 2 होते हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।